हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर फिजिक्स क्लास। सो हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ रहे थे और ये बोलते हुए बड़ी दुख हो रही है क्योंकि आज हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन चैप्टर के अंदर न्यूटन्स लॉज का धज्जिया उड़ाएंगे। कह रहा है मॉडिफिकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन चैप्टर है, लेकिन न्यूटन्स लॉ अप्लाई नहीं होगा कहां पर, वो बात हो रहा है। मतलब आज तक जो हमने न्यूटन्स लॉ पढ़ा, जो भी 3 लॉज आपने पढ़ा, हाँ ना, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, उनमें कुछ मॉडिफिकेशंस है, उसमें कुछ एजम्पशंस था जो अब उजागर हो चुके हैं। अब हम वो जानते हैं, अब हमारे टाइम पे ये बात पता है कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ कहां हम लगा सकते हैं और कहां नहीं लगा सकते। मतलब ऐसे कई फील्ड्स हैं जिस जगह पर हम क्या नहीं कर सकते हैं, न्यूटन्स लॉ नहीं लगा सकते, तीनों लॉज नहीं लगा सकते। उनके बारे में डिस्कस होगा वन बाय वन। तो ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन, डायरेक्शन एंड टाइम, डायरेक्शन को स्पेस भी कह सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्शन डायरेक्शन इधर भी हो सकता है, 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 मतलब ये स्पेस। क्लियर है कि नहीं? डायरेक्शन एंड टाइम, दैट इज टाइम एंड स्पेस आर एब्सोल्यूट अकॉर्डिंग टू न्यूटन। न्यूटन का ये मानना है कि जो टाइम होता है और स्पेस होता है, मतलब कोई भी चीज का डायरेक्शन होता है, वो क्या होता है, एब्सोल्यूट होता है, वो फिक्स्ड होता है, वो वेरी नहीं करता है, वेरी नहीं करता है। क्लियर है कि नहीं है? एब्सोल्यूट बोलेगा सर टाइम तो वेरी करता है, बोलने का मतलब है भाई टाइम बदल रहा है, वो नहीं कर रहे। टाइम घड़ी में देख रहे थे, टाइम कंटिन्यूअसली चेंज होता जा रहा है। एब्सोल्यूट होने का मतलब यह है कि किसी समय पर्टिकुलर टाइम पर जो इवेंट हो चुका है, जो घटना घट चुकी है, वो मेंशन्ड है, उसको नहीं बदल सकते हो तुम। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बोलने का मतलब यह है कि इतिहास जो बन चुका है वो इतिहास है, उस इतिहास में तुम इंटरफेयर नहीं कर सकते हो अकॉर्डिंग टू न्यूटन। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? जो फ्यूचर में होगा वहां तुम डायरेक्टली नहीं जंप कर सकते, वो होगा तब आप देखोगे। किसका कहना है? न्यूटन का। टाइम और स्पेस या फिर डायरेक्शन अगर है कह रहे हो तो उसे क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट। मान लीजिए हमने यहां से चलना शुरू किया और हम इधर चल दिए, अब ये जो चल दिए तो चल दिए, अब इस चीज को तुम रिवर्स नहीं कर सकते हो। बात समझ में आ रहा? हाँ सर हम तो कर दिए अभी रिवर्स, तुम दूसरे टाइम पे की, उस टाइम पे नहीं की। जिस टाइम पे तुमने आगे बढ़ गया, क्या उसी टाइम पे वापस पीछे जा सकते हो? ये कह रहे हैं नहीं कर सकते। इसी बात को यहां पर क्या कह रहा है कि टाइम एंड स्पेस आर एब्सोल्यूट। समझ में आ रहा कि नहीं? वो टाइम फ्रेम बदल चुका है, आप उस घटना को दोबारा कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, बट इन डिफरेंट टाइम, नॉट इन द सेम टाइम। गेटिंग माय पॉइंट? तो आगे बात करते हैं, ये न्यूटन के बारे में बात था, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर हैज नो इफेक्ट ऑन इट, द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर हैज नो इफेक्ट ऑन इट। मान लीजिए कि हम एक ऑब्जर्वर हैं और कोई इवेंट हो रहा है, हम एक बस पर बैठे हुए हैं, बस रुकी हुई है एंड आई एम वॉचिंग आउटसाइड, एक विंडो है बस का, उससे हम बाहर देख रहे हैं, हम भी रेस्ट पर हैं और जिस चीज को हम देख रहे हैं वो भी रेस्ट पर है। क्लियर है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही बस चलना शुरू हुआ तो साथ में हम भी बैठे हुए थे, तो हम भी चलना शुरू हुए। जैसे हम चलना शुरू हुए, आई एम वॉचिंग आउटसाइड, हमें क्या लगेगा? हमें लगेगा कि वो ऑब्जेक्ट जो है पीछे की तरफ चल रहा है, रिवर्स डायरेक्शन में चल रहा है। हम आगे चल रहे होंगे तो वो पीछे की तरफ चल रहा होगा। ऐसा लगता है? ऐसा लगता है? तो बोल रहा है ये सही बात है, न्यूटन ने ये बात को एक्सेप्ट किया। बोल रहा है द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर हैज नो इफेक्ट ऑन इट। ऑब्जर्वर खुद वेलोसिटी में चला गया है, तब अगर कोई ऑब्जेक्ट को वो देख रहा है तो उससे इस बात को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी भी टाइम और स्पेस एब्सोल्यूट ही है। आप सोच रहे हो कि टाइम बदल जाएगा, हम फिर से रिवर्स आकर के उसको फिर से देख लेंगे, ये कोई मूवी चल नहीं रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ऑब्जर्वर का जो वेलोसिटी है इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि टाइम और स्पेस को तुम एब्सोल्यूट नहीं रखोगे, वापस आ सकोगे नहीं, हिस्ट्री में वापस तुम नहीं जा सकोगे, कहना है न्यूटन का। आगे बात करते हैं, बट ध्यान से सुनिएगा, अब शुरू हो रहा है कहानी किसका ना, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का। अब बोले सर क्या आपने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का क्लास लगाया आज? पॉसिबल ही नहीं। यू आर इन क्लास 11, तो जितना लिमिट है उतने में हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास एक लिमिटेड टाइम फ्रेम है, उस टाइम पे हमें सब कुछ डिस्कस करना होता है। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, एक सब्जेक्ट है भाई साहब, जिसको पढ़ना होता है। तो उसका कुछ हिस्सा आपके सामने आज आ रहा है, उसको हम आपके सामने फ्लेम आउट कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा,
But according to special theory of relativity, Newton's law are true. फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, सारे बातें सच है, लेकिन उसका एक लिमिटेशन है. क्या लिमिटेशन है? एज लॉन्ग एज वी आर डीलिंग विथ वेलोसिटीज आर स्मॉल कंपेयर्ड टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट. हम इस ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और इस ऑब्जेक्ट को मूव करा रहे हैं. इस ऑब्जेक्ट को हमने ऐसे मूव कराया, तो यहां न्यूटन्स लॉ लगता है, बिकॉज द वेलोसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज नॉट इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट, इजंट इट? समझ में आ रहा है? और स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू दोज सब्सटेंसेस व्हिच आर एक्वायरिंग वेलोसिटी ऑफ लाइट. यू मे से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ऐसे ऑब्जेक्ट जिसके पास वेलोसिटी इतना ज्यादा है, जिसके पास वेलोसिटी ऑफ लाइट का वेलोसिटी के जैसा वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी है, वैसे ऑब्जेक्ट्स के बारे में ये स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी है. न्यूटन्स लॉ वहां पर बच्चा नहीं लगता है. अगर कोई ऑब्जेक्ट उस वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, लाइट की वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, उस वेलोसिटी के साथ मूव करता हुआ ऑब्जेक्ट पर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ कोई भी एप्लीकेबल नहीं है. जैसे कि आपको पता है, अगर आप हमें देख पा रहे हैं, अगर हम आपको देख पा रहे हैं, सो इट इज ड्यू टू द लाइट. सो यू नो लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. और अगर लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो लाइट पर आप न्यूटन्स लॉ नहीं लगा सकते हैं, F = ma नहीं लगा सकते हैं. अच्छा, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्लियर है कि नहीं? लाइट पे कहीं पे ये फॉर्मूला आप नहीं पढ़ोगे, F = ma, क्योंकि वो एप्लीकेबल ही नहीं है. एक्शन रिएक्शन एप्लीकेबल नहीं है. नहीं तो ऐसा होता है ना कि सर ये एक ऑब्जेक्ट है, लाइट में जो क्लास 10 में आपने पढ़ा, ऐसा पढ़ा ना कि ये ट्रांसपेरेंट है. ठीक है, ट्रांसपेरेंट एक होता है ऑप्टिक ऑब्जेक्ट, एक होता है ट्रांसपेरेंट. ये ट्रांसपेरेंट है. आप क्या पढ़े हैं? लाइट ऐसे आता है और इस पे टकराता है, टकरा के अगर ट्रांसपेरेंट है तो इससे पार चला जाता है. हाँ, बिल्कुल कुछ बेंट होके जाता है, स्ट्रेट नहीं जाता है. ये सब चीजें आपने फेनोमेनास पढ़ा है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सब चीजें आपने पढ़ा. अगर न्यूटन्स लॉ फॉलो होता ना तो क्या होता जानते हैं? कि ऐसे लाइट आता, इसको टकराता और वापस जाता, चाहे वो ट्रांसपेरेंट होता है चाहे ऑप्टिक होता है. क्योंकि ये न्यूटन्स लॉ ये कहता है कि आप किसी ऑब्जेक्ट को जितना फोर्स लगाओगे, वो ऑब्जेक्ट आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में उतना ही फोर्स लगाएगा. अगर उतना ही फोर्स वापस लगा देता तो टकराता और वापस जाता ना. समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? लेकिन क्या लाइट ऐसा करता है? नहीं. तो न्यूटन्स लॉ वहां लगता ही नहीं है ना, इसीलिए ऐसा करता है. क्लियर है कि नहीं है? तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिसका वेलोसिटी काफी ज्यादा हो, वहां पर न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होंगे. स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लगता है वहां पर. ध्यान से समझिएगा. अब उनके कुछ कंक्लूजन्स हम पढ़ेंगे. बहुत सारी बातें हैं जो मतलब किया जा सकता है, बट जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो आप सीख करके आप समझ सकेंगे फ्यूचर में, उनको यहां पर रखे हैं. जैसे लिखा है, सम कंक्लूजन ड्रॉन बाय द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अबाउट मास, टाइम एंड डिस्टेंस which are as following. किस किस के बारे में हम डिस्कस करेंगे? मास, टाइम और तीसरा चीज क्या है? डिस्टेंस, जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंडर में आता है. और इन टॉपिक्स का कुछ कंक्लूजन्स निकाला है, वो कंक्लूजन्स आपके सामने है. पहला क्या कह रहा है? लेट द लेंथ ऑफ अ रॉड एट रेस्ट इज L0. मान लीजिए आपके पास एक रॉड है जिसका लेंथ कितना है? L0 है. कब है? जब ये रेस्ट पर है, रखा हुआ है चुपचाप. ये लेंथ, ये रॉड है, मान लीजिए ये रखा हुआ है, रेस्ट पर है, इसका लेंथ कितना है? L0. क्लियर है? आगे बात करते हैं. अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इफ रॉड मूव्स विथ वेलोसिटी v विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, हम इसे देख रहे हैं, समझ में आ रहा है? आई एम द ऑब्जर्वर, हम इसे देख रहे हैं, रेस्ट पर रखा हुआ, इसका वेलोसिटी कितना है? L0 है. अब ये मूव करना शुरू किया, v वेलोसिटी से विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, बिकॉज हम तो रुके हुए हैं, तो मेरे रेस्पेक्ट में ये कौन सा वेलोसिटी से मूव करना शुरू किया? v वेलोसिटी से मूव करना शुरू किया. उस समय इसका जो लेंथ हो जाएगा, एंड इट्स लेंथ इज L, उस समय इसका लेंथ बदल करके क्या हो जाएगा? L हो जाएगा. और वो L किस तरह से निकालते हैं? तो फॉर्मूला इसका क्या है? ध्यान से सुनिएगा. ओरिजिनल लेंथ इंटू 1 माइनस v² बाय c² का स्क्वायर रूट. ये फॉर्मूला स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने दिया प्रूफ करके. मतलब यहां से कंक्लूजन निकालिए. यहां पर कौन क्या है? ये L क्या है? लेंथ ऑफ रॉड एक्वायरिंग वेलोसिटी v.
जब रॉड का वेलोसिटी v है उस समय का लेंथ है, और एल नॉट क्या है, ओरिजिनल शुरू में कितना था, और रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। वी तो ऑलरेडी बता चुके किस वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है, और सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। जितने भी टर्म्स आप आगे भी पढ़ेंगे सबको ये किसके साथ रिलेट किया, वेलोसिटी ऑफ लाइट के साथ रिलेट किया। वही तो है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, कि ऑब्जेक्ट अगर उस वेलोसिटी को अचीव करे तो क्या होगा, उसको ध्यान में रखते हुए इस थ्योरी को बनाया गया है। आगे बात करें तो c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ध्यान से सुनिएगा, अगर बच्चा इस फॉर्मूला में ध्यान से देखिएगा v को इंक्रीज किया जाए, इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं, इसका वेलोसिटी, ये जो रॉड है इसका वेलोसिटी हम बढ़ा रहे हैं, धनाधन बढ़ा रहे हैं। जब इस वेलोसिटी को बढ़ाएंगे तो ये पूरा चीज का रिजल्ट क्या आएगा, 1 माइनस बहुत बड़ा चीज क्या हो जाएगा, बहुत छोटा चीज। और अगर ये पूरा टर्म पूरा कम हो जाएगा, ये पूरा टर्म कम होने का मतलब एल कम हो जाएगा। इसका मतलब v बढ़ाने से जो लेंथ है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मतलब सर रॉड छोटा हो जाएगा, अबे रॉड छोटा नहीं हो जाएगा, तेरे को दिखेगा छोटा, ये कह रहे हैं। देन द लेंथ ऑफ द रॉड विल अपीयर्स टू बी डिमिनिश्ड, ये कह सकते हैं। जितना ज्यादा वेलोसिटी दीजिएगा वो लगेगा एकदम ना के बराबर। मान लीजिए आप एक स्टेशन पे खड़े हैं और वहां पर एक ट्रेन गुजर रही है और ट्रेन का स्पीड है 500 किलोमीटर पर आवर। आपको लगेगा 500 किलोमीटर पर आवर तो बहुत वेलोसिटी, सर इतना पॉसिबल है क्या? मान लीजिए कि है 1000 किलोमीटर पर आवर है मान लीजिए, तो आपको आपको बैठते हुए क्या दिखेगा जरा बताइए तो, कि झट से पार होके चला गया। आपको लगेगा कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स जो है, पंछी वगैरह पार हुआ आपसे, यही ना। लेकिन एक वही ट्रेन जब एक प्लेटफॉर्म पे रुका हुआ रहेगा तो उसका आप साइज देख सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? काफी बड़ा ऑब्जेक्ट है वो, लेकिन जब मूवमेंट में है, वो काफी ज्यादा वेलोसिटी में है वो, तो एकदम डिमिनिश्ड हो चुका है, उसका साइज एकदम 9 के बराबर हो चुका है। क्लियर है कि नहीं? ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहता है कि आपको दिखता क्या है। रियलिटी अलग चीज है, आपको दिखता उस समय क्या है। इसका मतलब दुनिया में ऐसे कई चीजें हैं जो हमारे आसपास से मूव कर रहे हैं, हम उसे देख नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं देख पा रहे? बिकॉज दे हैव वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट का इक्वल वेलोसिटीज है, तो हम उसे देख भी नहीं पा रहे हैं। ऐसे कई ऑब्जेक्ट्स है, और बड़े बड़े होंगे ऐसे ऑब्जेक्ट्स। तो सर भूतों के बारे में बात कर रहे हैं क्या? हो सकता है, वी डोंट नो अबाउट दैट। अभी तक तो कुछ पता नहीं, लेकिन आगे का होता होगा तो डिस्कशन जरूर किया जाएगा, हो सकता है। एनर्जीज होते हैं ना कि आसपास एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज, सब बहुत लोग ओझागुनी लोग बात करता है, वो सब पे नहीं जा रहे हैं हम लोग, एक्स वाई जेड। लेकिन है कुछ समथिंग इज देयर जो हम नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन है। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से बोल तो रहा है ये बात। क्लियर है कि नहीं? अगर ये कंक्लूजन आप समझ पाए हैं तो कुछ और भी कंक्लूजन है जिसको डिस्कस करना चाहिए आपके सामने, ध्यान दीजिएगा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि मास के बारे में और टाइम के बारे में भी इन्होंने कुछ कंक्लूजन्स निकाले हैं। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं टाइम के बारे में। कि मान के चलिए आप एक बस में बैठे हुए हैं, एकदम लाइव एग्जांपल, एकदम रियलिटी है, फील कर सकते हो आप लोग। यू आर सिटिंग इन अ बस एंड टाइम आपने देख लिया, क्या टाइम है, क्लियर है कि नहीं? लेट द क्लॉक रीड्स टी नोट फॉर एन ऑब्जर्वर एट रेस्ट। बस रुकी हुई है, आप बस पर हैं, घड़ी पे टाइम आपने ऑब्जर्व किया। क्लियर है कि नहीं है? घड़ी पे टाइम ऑब्जर्व किया। आगे बात करते हैं। इफ द क्लॉक मूव्स विद वेलोसिटी v, अब क्लॉक मूव करने लगा तो भाई हाथ में बंधा हुआ तो तुम भी मूव कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो क्लॉक जब आपके साथ भी मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो जो घड़ी का काटा है, जो टाइम बता रहा है आपको, वो क्या हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है। कैसे? तो यहां पर कह रहा है, मान लीजिए उस समय क्लॉक जो रीड करेगा वो t करेगा विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, देन जो t आएगा उसका फॉर्मूला आपको बता रहा है, t इक्वल टू टी नोट अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। बोलने का मतलब, अगर ये वेलोसिटी बढ़ जाता है, अगर यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ जाता है तो ये पूरा टर्म, ये सॉरी, अगर ये वेलोसिटी बढ़ जाता है ये पूरा टर्म बढ़ जाएगा, और 1 माइनस दिस मच बहुत कम हो जाएगा। अगर ये बहुत कम हो जाएगा, टाइम बढ़ जाएगा। टाइम बढ़ जाएगा का मतलब क्या है, टाइम स्लो हो जाएगा। टाइम बढ़ जाएगा का मतलब क्या है, सुनो ध्यान से। अगर तुम ये जानते हो कि हमें यहां से 10 किलोमीटर जाने में इतना टाइम लगता है, समझ में आ रहा कि नहीं है? लेट्स सपोज कि आपको 10 किलोमीटर गाड़ी से जाने में, आपका बाइक से आपको जाने में
1 घंटा का समय लगता है। क्लियर है कि नहीं है? तो 1 घंटा कब होगा भाई? जब मिनट के जो काँटा है, मिनट का काँटा कितना बार घूम जाए? 60 टाइम्स घूम जाए। वो 60 टाइम्स घूमने में टाइम ज्यादा लगेगा, ये कह रहे हैं। जो कांटा होता है घड़ी का, वो क्या हो जाता है? स्लो हो जाता है। अभी रेस्ट पर कोई अगर वॉच है आपके पास, तो जिस रेट से वो मूव कर रहा है, उस रेट से वो मूव नहीं करता, तो आप कह सकते हैं इसको क्या हो जाता है? टाइम स्लो हो जाता है, टाइम बढ़ जाता है। मतलब वेलोसिटी बढ़ने से, यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ने से ये डाटा कम हो गया, डाटा कम होने से ये बढ़ गया। वेलोसिटी बढ़ने से टाइम भी बढ़ जाता है। टाइम भी बढ़ जाता का मतलब ये जो 10 किलोमीटर आप चल रहे हो, जिसको आप 1 घंटा में कवर कर सकते हो, अगर उस घड़ी को देखते हुए जाओगे तो 1 घंटा 10 मिनट में पहुंचोगे। क्लियर है कि नहीं? और एक एग्जांपल, हम ये खुद एक्सपीरियंस किए हैं तो आपको बता रहे हैं। हम जमशेदपुर में जॉब करते थे, तो जब हम गांव जाते थे तो एक लॉन्ग टूर होता था बस का। कभी-कभी बस में आना जाना करते थे। तो नाइट का बस होता था हमारे गांव में, हम बस में चढ़ते थे धनबाद, धनबाद टू जमशेदपुर। तो मान लीजिए धनबाद में हम बस में चढ़े और जमशेदपुर जाना है हमें, तो मोटा-मोटी 3 से साढ़े 3 घंटा का समय हमें लगता था। क्लियर है कि नहीं है? कितना टाइम लगता था? 3 से साढ़े 3 घंटा का समय लगता था, ये एकदम नोटेड है। तो जब हम रात के 10 बजे बस में बैठ गए, बस खुल गई, तो 3 से साढ़े 3 घंटा का मतलब क्या हो गया? 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से डेढ़ बजे तक पहुंचना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लेकिन जब बैठते हैं ना, तो जब घड़ी देखते हैं काफी देर के बाद, मान लीजिए एक बार सो गए, काफी दूर का ट्रेवल है, रात का टाइम है, सो गए, सो के उठते थे लगता था कि काफी देर तक हम सो गए और देखते थे अरे 1 ही घंटा हुआ है, अभी 2 घंटा और बैठना है। ये फीलिंग आता है। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? घड़ी आपका क्या हो चुका है? स्लो हो चुका है। जब आपका घड़ी का जो क्लॉक है उसका वेलोसिटी दे दीजिएगा, तो वो टाइम क्या हो जाता है? स्लो हो जाता है। इस बात को हमने लिख दिया इसलिए। हेंस द क्लॉक इन मोशन विल अपीयर स्लो, धीरे हो जाता है। आपको लगेगा कि काफी देर तो हमने गाड़ी में स्पेंड किया अपना टाइम, लेकिन जो आपका एक्सपेक्टेशन होगा कि 1 घंटा हो चुका होगा, नहीं हुआ होगा, स्लो हो चुका है गाड़ी। क्लियर है कि नहीं? आप उस समय किसी को कॉल करके पूछिएगा, भाई मोबाइल का बात नहीं कर रहे हैं, डिजिटल वॉच का बात मत करना। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? हम किसका बात कर रहे हैं? जो वॉच ट्रेडिशनल वॉच, एनालॉग वॉच है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। आप घर में किसी को फोन करके पूछना, आपके मान लीजिए 10 में बजे आप गाड़ी में चढ़ गए हैं और 10 बजे गाड़ी में चढ़ गए, घर में फोन कर दीजिए कि 10 बजे हम गाड़ी में चढ़ गए, देख लो टाइम कितना, देख लो टाइम कितना है, दोनों का मैच कर जाएगा। लेकिन आपका घड़ी में मान लीजिए 10 मिनट हो गया, उसके बाद फोन करके पूछिए कि कितना हुआ है। उसका 12-13 मिनट हो गया होगा और तुम्हारा अभी कितना हुआ है? 10 मिनट ही हुआ है। अरे बैठा, इट्स रियलिटी, ये रियल है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? फिर जब वहां पर तुम पहुंच जाओगे तो फिर लगेगा अच्छा इतने टाइम लगा, लेकिन नहीं, टाइम उतना नहीं लगा, टाइम उससे ज्यादा लग गया। चलिए वापस आते हैं। टाइम के बारे में ये बात था। सिमिलरली मास के बारे में भी कुछ ऑब्जर्वेशन था रिलेटिविटी थ्योरी का। लेट द मास ऑफ अ बॉडी इज एम नोट। अगर रेस्ट पर, एट रेस्ट, कोई मास रखा हुआ है, इसका मास हम मान लेते हैं एम नोट, कहां पर? रेस्ट पर रुका हुआ हम देख रहे हैं। नाउ द बॉडी मूव्स विद वेलोसिटी v विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। अब अगर ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी क्या हो जाए? v हो जाए, तो इसका मास m नॉट नहीं रहेगा। इसका मास हम मान लेते हैं कि कितना हो जाएगा? m हो जाएगा। सवाल है कितना हो जाएगा? देन m इक्वल टू, याद रखिएगा क्या होता है? रेस्ट मास अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर। केमिस्ट्री में भी टीचर आपको ये बात पढ़ाया होगा। क्यों केमिस्ट्री में पढ़ाया होगा? पता है क्यों केमिस्ट्री में पढ़ाया होगा? क्योंकि वहां रेडिएशन है, और रेडिएशन क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो वेलोसिटी होता है वो लाइट के वेलोसिटी को मैच करता हुआ दिखता है। इलेक्ट्रॉन्स काफी तेजी से घूमता है न्यूक्लियस के अंदर, तो वहां पर तुम न्यूटन्स लॉ नहीं लगा सकते हो, F इक्वल टू एम ए नहीं लगा सकते हो, फिर रिलेटिविटी थ्योरी वहां लगता है बच्चा। इसीलिए वो इक्वेशन तुमने एटॉमिक स्ट्रक्चर नाम के चैप्टर में पढ़ा है। क्लियर है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी काफी ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू इट्स साइज। साइज छोटा सा इलेक्ट्रॉन काफी वेलोसिटी से चल रहा होता है। क्लियर है कि नहीं? तो ये आपका मास का रिलेशन है।
अगर वो मास काफी ज्यादा वेलोसिटी से चल रहा है तब। बोले सर ये अगर m है इसका मास, तो चल रहा है तो इसका मास बदल जाएगा। अरे यार कंपैरेटिबल है। कंपैरेटिबल बोलने का मतलब अगर स्लो है तो नहीं होगा, इसके साइज के कंपैरिजन में ये काफी स्पीड से चलना चाहिए। जैसे इलेक्ट्रॉन एक छोटा सा पार्टिकल है, उसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा वेलोसिटी से वो चलता है, तब ये लगता है वहां पर। नहीं तो इस पर क्या लगेगा, अभी यहां से ऐसे करके लेके गए तो न्यूटन लॉ इसमें लगेगा भाई। क्लियर है कि नहीं है? स्लोली चल रहा है तो क्या होता है, याद रखिएगा, हेंस मास इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन वेलोसिटी। ये जो m नोट मास आपको दिख रहा है, ये मास बढ़ करके m हो चुका है। मतलब 10 केजी था तो अब एग्जांपल दे रहे हैं 10.5 केजी हो गया होगा, 10.5 केजीज हो गया होगा, अगर वो v वेलोसिटी से चल रहा है। एक एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए कि ये जो है दोनों मैच कर जाए तो क्या होगा बताइए तो। मान लीजिए v और c मैच कर जाए तो c बाई सी कट जाएगा, यहां पर 1 माइनस 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब समथिंग डिवाइड बाय 0 दैट इज इंफिनिटी हो जाएगा। इंफिनिटी हो जाएगा मतलब मास क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा। ऐसा पॉसिबल है कभी? नहीं। इसका मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है कि किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी c के बराबर हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर वो पार्टिकल है, अगर उसके पास मास है, तो उसका वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका मास फिर इनफाइनाइट हो जाएगा। बोले सर किसका होता है फिर? भाई एनर्जीज के होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, एक एनर्जी है। लाइट क्या है, एक एनर्जी है। रेडिएशंस क्या है, एनर्जी है। बात समझ में आ रहा कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? तो आपका मन में यह आएगा सर अगर किसी चीज का मास नहीं है तो क्या मोमेंटम होगा? ये दिमाग में ख्याल आ सकता है, क्योंकि मास इनटू वेलोसिटी करके मोमेंटम हमने पढ़ा है। ये बोलता है हाँ मोमेंटम होगा। ये बात यहां नहीं लिखा हुआ, हम बता रहे हैं मोमेंटम होगा। तो कितना मोमेंटम होगा? अगर किसी का मास है तभी तो मोमेंटम होता है। सर बोलता है P इक्वल टू क्या होता है, mv। मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। लेकिन अगर मास ही नहीं है किसी का, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मास थोड़ी है उसके पास, क्या है वो पार्टिकल नेचर है ही नहीं, वो वेव नेचर है, उसके पास एनर्जी है। तो याद रखिएगा उसका भी मोमेंटम होता है। और मोमेंटम किसके बराबर होगा, मास तो है ही नहीं, लेकिन एनर्जी बाय वेलोसिटी होता है। तो इस फॉर्मूला को भी याद रख सकते हैं। P इक्वल टू mv तो पता है जिसका मास है, लेकिन अगर किसी का मास नहीं है तो वो एनर्जी के फॉर्म पे आता है, और एनर्जी बाय वेलोसिटी कर देने से मोमेंटम आ जाता है। याद रखिएगा जो ऑब्जेक्ट्स काफी वेलोसिटी के साथ चलता है वो भारी फील होता है। बोले सर हमको फील नहीं होता है। एक काम करना, तुम एक छोटे बच्चे को गोद में लेना, बाबू रे सोना रे खिलाना रे, ठीक है कि नहीं, और चुपचाप रुके हुए रहना, और उसी बच्चा को लेकर के दौड़ना, तो तुम्हें पता चलेगा कि बच्चा ठो का वेट बढ़ गया भाई साहब, असल में बढ़ा नहीं है। रिलेटिविटी थ्योरी है। समझ में आ रहा कि नहीं? किसी भारी भरकम चीज को कंधा में लेकर के आप खड़े रहिए और उसी भारी भरकम चीज को लेकर के दौड़िए, आपको लगेगा दौड़ते समय वो ऑब्जेक्ट भारी हो चुका है, लेकिन असल में भारी नहीं। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये रिलेटिविटी थ्योरी है। सो दीज आर सम मॉडिफिकेशंस रिगार्डिंग द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आप कह सकते हैं, लेकिन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से इस चीज को कोई ताल्लुक नहीं है। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है जो क्या कर रहा है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को इंटरप्रेट कर रहा है कि भाई साहब आपके लॉज ट्रू है। कहां के लिए ट्रू है? फॉर स्मॉल वेलोसिटीज। अगर ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कंपेरेबल है उसके साइज के हिसाब से, तब ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन साइज काफी छोटा और वेलोसिटी काफी बड़ा, नो, तब फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेबल नहीं है। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आपको आना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं है? इसे ही हम कहते हैं आज का फिजिक्स, जिसे आप नाम दिए हैं क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स में पार्टिकल्स क्वांटम लेवल के होते हैं, मतलब बहुत छोटे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स लेवल के होते हैं, और वेलोसिटी काफी ज्यादा होता है। वहां पे न्यूटन्स लॉ आप नहीं लगा सकते। एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी है निकल रहे हैं, वहां पे न्यूटन्स लॉ लगाइएगा क्या इलेक्ट्रॉन पे? पॉसिबल ही नहीं। वहां पे क्या लगता है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लगता है। क्लियर है कि नहीं? और कौन सा सब्जेक्ट में पढ़ते हैं? क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। क्लियर है कि नहीं है? सो आज का कक्षा हम यहीं पर समाप्त करेंगे। अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच।